ओके, हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एएसएससी एजुकेशन पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th 2023 का जो पेपर है उसका डूएस डायरेक्टेड। ठीक है, तो डूएस डायरेक्टेड मतलब क्या निकलता है, वैसा करें जैसा निर्देशित किया गया है। डायरेक्ट का मतलब होता है निर्देश करना, डायरेक्ट से बनता है डायरेक्शन। ठीक है, और डायरेक्टेड मतलब डायरेक्ट करना, निर्देश देना। तो अब सीधा सा है, जो भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है हमें इसका यूज करना है। लिखा हुआ है यूज ऑफ टू टू, तो टू टू का यूज करें। सेंटेंस है ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। वह इतना फैट है, वह इतना मोटा है कि वह तेज नहीं दौड़ सकता। तो यूज करेंगे टू टू का, तो टी डबल टू का मतलब है बहुत अधिक और दूसरे टू का मतलब है के लिए। नियम इसका सीधा सा है, देखें क्या है। वाक्य में सो के स्थान पर हम टी डबल टू का यूज करते हैं और दैट से लेकर नॉट तक, दैट से लेकर कहां तक, नॉट तक के शब्दों को हटाकर उसके स्थान पर टीओ टू का यूज करते हैं, मतलब कि दूसरे टू का यूज करते हैं। ये पहला टू और ये दूसरा टू। तो वाक्य में सो को हटाएंगे, उसकी जगह टी डबल टू, यानी कि हम लिखें ही इज, सो की जगह पर टू, और फिर क्या है, फैट। ही इज टू फैट, वह बहुत मोटा है, वह इतना मोटा है। दैट से लेके कहां तक हट जाएगा, नॉट तक। दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस नॉट, चार चीजों को हटाकर एक वर्ड लगेगा टू। तो इतनों की जगह पर एक शब्द आ गया टू और बचा क्या है, रन फास्ट। तो ये जो कहते हैं रन फास्ट। तो इसका नियम सीधा है, वाक्य में सो के स्थान पर टी डब्ल्यू टू का यूज करते हैं। पहला वाक्य जो है पूरा होगा, दैट तक हम पहुंचेंगे। दैट से लेकर नॉट तक के शब्दों को हटाकर उसके स्थान पर टी और टू का यूज करते हैं। जो भी कुछ बचा है उसे जो कहते हैं लिख देते हैं। अब दूसरी कंडीशन इसमें यह है कि अगर मान लो नॉट ना दिया हो, तो नॉट ना दिया हो तो हम केवल कहां तक हटाते हैं, कैन या फिर कुड तक ही हटाते हैं। दैट ना दिया हो तो कहां तक हटाते हैं, कैन या कुड तक हटाते हैं। ओके, इसके बाद सेंटेंस का अर्थ निकला, ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। वह इतना मोटा है कि वह तेज नहीं दौड़ सकता। अब हो गया ही इज टू फैट टू रन फास्ट, तेज दौड़ने के लिए, तेज दौड़ने के लिए ही इज टू फैट, वह बहुत अधिक मोटा है। ओके, नेक्स्ट है द बॉय इज माय नेफ्यू। लड़का, द बॉय इज लड़का है, माय नेफ्यू लड़का मेरा भतीजा है। द बॉय इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट, लड़का ब्लू शर्ट पहने हुए। रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग हु, या पूरा लिखा हो सकता है रीराइट द पेयर ऑफ सेंटेंसेस। पेयर का मतलब है जोड़ा, और सेंटेंसेस वाक्यों का जो जोड़ा दिया हुआ है इसको रीराइट यानी दोबारा से लिखें यूजिंग हु का यूज करते हुए। तो हु जो है ये क्या है, ये रिलेटिव क्लाउज है, और रिलेटिव क्लाउज जो है उनके तीन नियम होते हैं, जिसमें से ये सेकंड नंबर का नियम। ठीक है, इसको कैसे पढ़ना है, सीधा सा है कि दो सेंटेंस दिए हैं, एक सेंटेंस में टेंस है और एक सेंटेंस में टेंस नहीं है। ये हम कैसे पहचानते हैं, टेंस का मतलब है काल, काल का मतलब है समय। ठीक है, तो कोई भी अगर काम किया जा रहा है तो उसमें टेंस है, मतलब कि अगर वर्ब दी गई है तब तो उसमें टेंस है, अदरवाइज उसमें टेंस नहीं है। ठीक है, इसकी इस वाले सेंटेंस में हम देखें कि द बॉय इज माय नेफ्यू, द बॉय इज यानी कि लड़का है, माय यानी मेरा, और नेफ्यू यानी कि भतीजा, लड़का मेरा भतीजा है। इसमें काम क्या हो रहा है, कोई काम नहीं किया जा रहा है। द बॉय इज वियरिंग, वियर यानी होता है पहनना, लड़का पहने हुए, ये लड़का पहन रहा है ब्लू शर्ट, नीली शर्ट, लड़का पहने है, वियर क्रिया है यहाँ, अगर वर्ब है तो टेंस है, अदरवाइज टेंस नहीं है। ठीक है, तो इसमें इज हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की, और वियर का आईएनजी फॉर्म है वियरिंग। तो इस वाले वाक्य में टेंस है, तो नियम होगा कि जिस वाक्य में टेंस दिया है उसी वाक्य में सब्जेक्ट के ही पीछे क्या लगाते हैं, WH वर्ड यानी कि रिलेटिव क्लाउज लगाते हैं। तो ये है सब्जेक्ट द बॉय, इसके पीछे यहाँ पे क्या लग जाएगा, हु। तो सेंटेंस होगा द बॉय हु इज बियरिंग क्या है, आ ब्लू शर्ट। पहला वाक्य जो कहते हैं लिखा, क्या हो गया, द बॉय हु इज बियरिंग अ ब्लू शर्ट। अब हु ही क्यों लग रहा है इसमें, जैसे कि मान लो अगर यहाँ लिख दिया हो कंबाइन द सेंटेंस सेंटेंसेस यूजिंग रिलेटिव क्लाउज, जो कि 12th में होगा। तो 12th में जैसे कि ये क्लास 10th में पूछने के हिसाब से है, तो यहाँ पर लिख दिया गया है हु से जोड़ना है। अब 12th में क्या होगा इसके लिए कि सीधा लिख दिया जाता है रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग रिलेटिव क्लाउज, रिलेटिव क्लाउज का यूज करें। तो यहाँ हमें समझना होता है कि अगर हम व्यक्ति की बात करते हैं तो लगता है हु, जब स्थान की बात करते हैं, स्थान या रहने की बात होती है तो फिर आता है वेयर। जब हम निर्जीव की बात करते हैं, निर्जीव की बात होती है तो होता है विच,
और समय की बात करने के लिए लगता है वैन। समय की बात होगी तो क्या लगता है वैन। ये रिलेटिव क्लाउज है कि अगर व्यक्ति की बात करना है तो फिर क्या लगता है हु। स्थान या रहने की बात होती है तो आता है वेयर। निर्जीव के लिए विच, समय के लिए वैन। अब यहाँ पर हम देखेंगे द बॉय करके बात की जा रही है, बात हो रही है लड़के की। लड़का जो नीली शर्ट पहने हुए, तो बात लड़के की है, व्यक्ति की है, तो इस वजह से क्या लग जाएगा फिर हु। अभी फिलहाल टेंथ के हिसाब से क्या हो जाता है, यहाँ दे दिया जाता है। तो सब्जेक्ट जिसमें टेंस दिया है, सब्जेक्ट तो दोनों में है, जिस वाक्य में टेंस है किसमें है, जिसमें वर्ब दी गई है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। तो टेंस है इसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस, जिसमें टेंस है उस वाक्य के सब्जेक्ट के पीछे क्या लग जाएगा हु। तो हो जाएगा द बॉय हु इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट। अब पिछले वाले वाक्य को हमको क्या करना है, इसमें जोड़ना है। तो कॉमन वर्ड्स कितनी बार लिखे जाते हैं, एंड और बट में पढ़ा हुआ है, इसको हमने कॉमन वर्ड्स एक ही बार लिखे जाते हैं। तो द बॉय को क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। और इज क्या कॉमन है, नहीं है। इज इसमें हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट कंटीन्यूअस की, और यहाँ इज लगा हुआ है किस अर्थ में, है के अर्थ में। हेल्पिंग वर्ब तो है बट है के अर्थ में, यहाँ अर्थ निकल रहा है इसका अर्थ है और इसका अर्थ निकल रहा है यहाँ पर रहा है, अलग अलग है, ठीक है। तो इज कॉमन नहीं है, केवल कॉमन क्या है द बॉय। द बॉय को हम अब नहीं लिखेंगे, केवल बचेगा इज माय नेफ्यू, ठीक है। नेक्स्ट है अनलेस यू रन फास्ट, यदि नहीं तुम तेज दौड़ते। अनलेस का मतलब है यदि नहीं, और यू विल मिस द ट्रेन, तुम ट्रेन मिस कर दोगे। यूज ऑफ इफ का यूज करें, ठीक है। तो इफ का यूज कैसा करना है, इफ का मतलब होता है यदि, और अनलेस का मतलब है यदि नहीं, ठीक है। तो अनलेस लिखा हुआ है, इसका मतलब कि क्या है, क्या लिखा हुआ है यदि नहीं, इसकी जगह पे हमें क्या लिखना है यदि। तो यदि से यदि तो मैनेज हो जाते हैं, क्या बचा रह जाता है नहीं। इस नहीं को तो हमको लिखना होगा, नहीं को लिखने के लिए नहीं को हम क्या बोलते हैं नॉट, नॉट का यूज करना। इसका मतलब नियम क्या होगा, वाक्य में अनलेस के स्थान पर हम इफ का यूज करते हैं। ये लगा लिया हमने, अनलेस की जगह क्या लिख लिया इफ, यानी कि यदि नहीं की जगह पर क्या लिखा जा चुका है यदि। तो अनलेस की जगह पर लिख गया है इफ। अब वाक्य में इफ का यूज करते हैं और उसी वाक्य को कैसा कर देते हैं, नेगेटिव कर देते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव करना है हमें, इस वाक्य को नेगेटिव करना है यानी नॉट का यूज करना, और नॉट का यूज होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद। यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो हम क्या देखते हैं मेन वर्ब। वर्ब क्या है यहाँ पर रन, वर्ब की दी गई है कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। तो जब वर्ब में ऐसे आई एस लगा हो तो हेल्पिंग वर्ब आती है डज, और नेगेटिव के लिए क्या लग जाता है नॉट। जब वर्ब का दिया हो कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, तो हेल्पिंग वर्ब आती है डू और नेगेटिव के लिए नॉट। जब वर्ब का दिया हो सेकंड फॉर्म तो हेल्पिंग वर्ब आती है डिड और नेगेटिव के लिए नॉट। और जब हम डू डज या डिड किस में इनमें से किसी का भी यूज करें तो वर्ब लिखी जाती है कौन सी फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में। तो अनलेस के स्थान पर इफ का यूज करते हैं और उसी वाक्य को कैसा कर देते हैं नेगेटिव। नेगेटिव करना है यानी नॉट का यूज करना, और नॉट का यूज होगा किसके बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद। हेल्पिंग वर्ब यहाँ है नहीं, मेन वर्ब है रन। रन देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो फिर क्या आएगा डू नॉट, तो हो जाएगा अनलेस यू डू नॉट। अब डू लगा लिया है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ बचेगा रन और ये है फास्ट। अगले वाक्य को कॉमा लगा के जोड़ देते हैं, कॉमा पहले ही लगा हुआ है, तो जो कहते हो यू विल मिस द ट्रेन, हो गया, ठीक है। तो अनलेस को हटाकर इफ लगाते हैं और उसी वाक्य को नेगेटिव कर देते हैं। नेगेटिव करना यानी नॉट का यूज करना, और नॉट का यूज होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद। हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्या देखेंगे मेन वर्ब, वर्ब का है फर्स्ट फॉर्म तो फिर आएगा डू नॉट, और डू लगाया है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके, मेक नेगेटिव, नेगेटिव करना यानी नॉट का यूज करना, और नॉट का यूज होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद। हेल्पिंग वर्ब यहाँ कोई है नहीं, सब्जेक्ट है पुलिस, वर्ब है अरेस्ट और ऑब्जेक्ट है थीफ। तो अरेस्ट का कौन सा फॉर्म दिया है, सेकंड फॉर्म। जब सेकंड फॉर्म दिया हो तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी डेड, तो हो जाएगा पुलिस हेल्पिंग वर्ब डेड, नेगेटिव के लिए नॉट। अब जब डेड लगा लिया है तो वर्ब किस में चेंज होगी, फर्स्ट फॉर्म में। तो अरेस्टेड का फर्स्ट फॉर्म होगा अरेस्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर द थीफ, ठीक है। इसके बाद देखें, इसके पास वॉइस है और फिर है इंट्रोगेटिव। अब यहाँ पर हम देखें इंट्रोगेटिव समझ ले पहले, इसी के जैसे। तो इंट्रोगेटिव करना यानी कि हम पहले पढ़ चुके हैं पिछली वीडियोस में, इंट्रोगेटिव करना मतलब कि हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना। और हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ देखें सब्जेक्ट कौन है, ममता। वर्ब क्या है गो यानी कि जाना, और इसमें क्या लगा हुआ है ईएस। तो जब वर्ब में एस या ईएस लगा हो तो हेल्पिंग वर्ब क्या आती है डस। अब हमें केवल हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना है। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है हेल्पिंग वर्ब
प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आखिरी में क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हम देखें ममता, गो, गो के साथ क्या लगा है ईएस, जब वर्ब में एस या ईएस लगा हो तो हेल्पिंग वर्ब आगे आती है डस, सबसे पहले डस, फिर कौन आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है ममता, ममता में एम कैपिटल ही रहेगा क्योंकि नाम कैपिटल में ही लिखना है, तो डस ममता। अब क्या है वर्ब, अब जब हमने डस लगा लिया है तो वर्ब किस फॉर्म में आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म में, तो यानी कि ईएस जो हट जाएगा तो बचेगा गो और फिर टू और फिर क्या है स्कूल ऑब्जेक्ट और फिर बचा है एक्स्ट्रा में एवरी डे। अब जैसा कि हेल्पिंग वर्ब आगे है सेंटेंस इंट्रोगेटिव है और इंट्रोगेटिव की पहचान क्या होती है क्वेश्चन मार्क, तो आएगा क्वेश्चन मार्क। अब है पैसिव वॉइस, इसके लिए हमें आगे दूसरे वीडियोस बनाने हैं, पैसिव वॉइस पढ़ेंगे बाद में, फिलहाल इसको समझ ले अभी फिलहाल के लिए। राम राइट्स अ लेटर, राम पत्र लिखता है, एक पत्र लिखता है। चेंज द वॉइस, वॉइस पैसिव वॉइस में बदलना है, इसमें हम देखें इसमें लगा हुआ है ईएस, सॉरी मतलब एस है, तो एस या ईएस लगा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मतलब कि अभी टेंस दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट के आगे टेंस आता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है एज एम आर। पैसिव वॉइस मतलब क्या है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है द लेटर, ये आ जाएगा आगे तो क्या बन जाएगा सब्जेक्ट, राम जो कि सब्जेक्ट है ये पीछे चला जाएगा, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं। हेल्पिंग वर्ब आती है आगे वाले टेंस की, यानी कि अगर इसमें एस लगा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो आगे वाला टेंस होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आएगी एज एम आर, ये जो ऑब्जेक्ट जिसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हो गई। इसके बाद वर्ब, वर्ब की पैसिव वॉइस में आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो राइट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटर्न, ठीक है, और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलने से पहले लगेगा बाय और फिर यहाँ जो सब्जेक्ट है ये पीछे जाने पर सेकंड केस में बदलता है, लेकिन नाम का तो कोई केस होगा नहीं तो फिर राम का राम ही रहेगा, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है आ लेटर, तो सेंटेंस शुरू होगा तो आ कैपिटल और आ लेटर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदला है, अब सब्जेक्ट को किसमें बदलेंगे ऑब्जेक्ट में, लेकिन वो बाद में रहेगा, फिलहाल ऑब्जेक्ट को किसमें बदल लिया सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट बन चुका। अब किसकी बारी है हेल्पिंग वर्ब, पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब आती है आगे वाले टेंस की, इसमें एस लगा है प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया है तो आगे वाला टेंस कौन सा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है एज एम आर, आ लेटर के अकॉर्डिंग आएगी हेल्पिंग वर्ब, आ लेटर कैसा एक वचन, एक वचन के साथ एज, आ लेटर इज, हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब वर्ब, वर्ब का कौन सा फॉर्म थर्ड फॉर्म, तो राइट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा राइट रोट रिटर्न, थर्ड फॉर्म होता है रिटर्न। अब है ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलने से पहले बाय और राम का सेकंड केस तो होगा कोई नहीं तो फिर क्या रहेगा राम, तो अ लेटर इज रिटन बाय राम, एक लेटर राम के द्वारा लिखा जाता है, ओके, तो ओके थैंक यू।